हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक ठाक ही होंगे। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एग्जाम एलपी टेक्नीशियंस भर्ती जो कि 2024 से रिलेटेड परीक्षा आधारित संभावित प्रश्न को देखने वाले हैं, जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चंस को करेंगे। और ये इस सीरीज का 60वां वीडियो है। इससे पहले मैंने 59 वीडियो आप लोगों को दे चुका हूँ। मेरी उम्मीद से और इसको कुछ दिन तक चलने देते हैं इस सीरीज को, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। तो इसमें सभी तरह के क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जैसे नॉर्मल, इजी, मतलब कि हार्ड, मॉडरेट, सभी तरह के क्वेश्चंस को इसमें हम लोग करने वाले हैं। तो सभी के लिए ये फ़ायदेमंद हो सकते हैं। चलिए देखते हैं, और आप लोग भी साथ ही साथ कीजिएगा, जिससे कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए इसको बनाइए। पहले आप वीडियो रोककर और देखिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने बनाया होगा। तो चलिए इसमें क्या कर रहा है, 4.55 मीटर लंबा और 5.25 मीटर चौड़ा एक आंगन समान आकार के वर्गाकार टाइल्सों से बना है। तो प्रयुक्त टाइल्स का सबसे बड़ा आकार कौन सा होगा। तो कहने का मतलब कि कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है, उसमें वर्गाकार टाइल्स को लगाकर बनाया गया है। तो उनमें से जो भी सबसे बड़ा टाइल्स का यूज हुआ होगा उसकी आकार पूछ रहा है। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो ज़्यादा सोचना नहीं है, डायरेक्ट इन दोनों का एचसीएफ आपको निकाल देना है जो भी दिया है। तो देखिए 4.55 मीटर और एक 5.25 मीटर, ठीक है। लेकिन आंसर देखा जाए तो वो सेंटीमीटर में है। तो इसका मतलब हमें जो है इन दोनों को सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आपको इसको 100 से गुना करना होगा, है कि नहीं। तो आप इसको 100 से गुना कीजिएगा तो ये 455 सेंटीमीटर हो जाएगा, है कि नहीं। और इसको गुना कीजिएगा 100 से तो ये 525 सेंटीमीटर हो जाएगा। इतना देखिए, अब जरूरी नहीं कि आपको गुना करके दिखाए तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये सेंटीमीटर में, ठीक है। क्योंकि कुछ दोस्त कहेंगे कि गुना किएगा, तो बेहतर है कि आप ऐसे ही समझो। तो ये सेंटीमीटर में हो गया। तो इन दोनों का क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है कि भले ही आप एचसीएफ निकाल रहे हो, लेकिन आप उसको एलसीएम मेथड से यानी गुणनखंड मेथड से भी आप निकाल सकते हो। तो इसको आप अगर तोड़ोगे तो किससे, तो जो सबसे पहले आसान दिखे उससे आप तोड़ लीजिए। 5 से 5 नामा 5 एका, फिर ये 5 से 5 एका 25, इतना। फिर अब दोनों किससे कटेंगे, तो मेरे में से 7 से कटनी चाहिए। 7 13 सते और 15 सते। हाँ, अब एचसीएफ क्या चीज़ होता है, मेरा कहने का मतलब देखिए, एचसीएफ वो चीज़ होता है जो दी गई सभी संख्या को काट सके। क्या ये 5 455 को भी भाग लगाया है क्या पूरी तरह से, तो आपको पता चलेगा कि हाँ। क्या 525 को भी भाग लगाया है, तो हाँ, तो 5 भी आएगा। गुना क्या ये 7 91 को भी काटा है और 105 को भी काटा है क्या, तो आपका जवाब होगा कि हाँ दोनों को काटा है, तो ये 7। क्या ऐसी और कोई संख्या है जो 13 और 5 को काट सके, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, एक को छोड़कर ऐसा कोई संख्या नहीं है। एक को ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक से गुना करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इन दोनों का एचसीएफ कितना आया, 35, और ये सेंटीमीटर में मैंने चेंज कर ही दिया था, तो ये आंसर भी सेंटीमीटर में आ गया। तो ये 35 सेंटीमीटर राइट आंसर। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इसको।
क्या कह रहा है, 3/11 से बड़ा x/3 से बड़ा 7/11, तो x का निम्नलिखित में से कौन सा मान हो सकता है, ये बात पूछ रहा है कि आखिर कौन सा मान x का हो सकता है। तो चलिए इसको उतारते हैं, 3/11 x/3 और 7/11, तो ये इससे बड़ा है, ये भी इससे बड़ा, तो x का मान यहाँ पर क्या रहेगा। ठीक है, देख लेते हैं। तो या तो आप बारी बारी से रख कर भी देख सकते हो, या फिर एक तरीके से निकाल भी सकते हैं। जैसे कहने का मतलब कि अगर मैं यहाँ पर 3 पुट कर दूँ, 3 मान लीजिए कि ऑप्शन नंबर 1 को पुट करूँ, तो यहाँ पर 3 पुट करने पर क्या हो जाएगा कि ये इधर मैं कर रहा हूँ 3/11 और 3/3, क्योंकि यहाँ पर x के जगह पर मैं 3 पुट कर रहा हूँ, और ये 7/11। तो इसको देखा जाए तो ये 1 है, क्या है, 1। तो 3/11 से तो ये बड़ा है, क्या इससे ये बड़ा है, क्या 1 से ये बड़ा है क्या? तो सवाल ही नहीं होता है कि 1 से बड़ा हो जाए। क्यों? क्योंकि जब ऊपर वाला संख्या छोटी और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो 1 से वह कतई बड़ा नहीं हो सकता है। बात समझ रहे? तो 3 ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 2 रख कर देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 2 रखूं, 1 मिनट, अगर यहाँ पर हम लोग 2 रख कर देखूं, 2/3 और ये 7/11, ठीक है, यहाँ तो 1 आ गया तो पता चल गया कि हाँ ये बड़ा या छोटा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि x का कौन सा मान हो सकता है, संभावना वाली बात नहीं, हो सकता है तो बहुत सारे मान, लेकिन जो इन 4 ऑप्शन में हो उनके बारे में बोला जा रहा है। तो देखते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो में एक चर्चा किया था कि अगर आपको भिन्न में बड़ा छोटा के बारे में पता करना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके पता कर सकते हो, या फिर अगर नीचे के डाटा से कुछ देखा जाए या समझा जाए तो आपको लग रहा होगा कि ये डाटा नीचे समान करना थोड़ा आसान रहेगा। कैसे, ये बात को समझिएगा। अगर इन 11, 3, 11 का मैं एलसीएम निकाल लूं तो क्या होगा, 33 होगा। तो एक बात बताइए, इस 11 को 33 बनाने के लिए क्या कर सकते हो, आप 3 से गुना कर सकते हो, तो आप ऊपर भी 3 से गुना कर दीजिए। इसको कहने का मतलब कि आप आपको 33 बनाना है तो क्या कीजिएगा, 11 से गुना करना होगा, तो आप ऊपर भी 11 से गुना कर दीजिए। इसको 33 बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा, तो नीचे गुना किया तो ऊपर भी आपको गुना कर देना है। अब नीचे से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि नीचे में 33 आ चुका है। अब ऊपर जो भी मान आए उससे हिसाब किताब लग जाएगा कि कौन सा बड़ा है कि कौन सा छोटा है। जिसका मान बड़ा रहेगा वह बड़ा होगा, जिसका मान छोटा होगा वह छोटा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे, ठीक। तो अब मेरी बात को यहाँ पर समझिए, ये कितना हुआ 9, ये कितना बना 22, ये कितना बना 21। चलिए, इससे तो ये बड़ा है, ठीक है। क्या इससे ये बड़ा है क्या 21? नहीं, तो नहीं, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इसने कहा है कि ये इससे बड़ा होनी चाहिए, इस वाले से ये बड़ा होनी चाहिए, तो इस हिसाब से नहीं आंसर होगा। अब 1 रख कर देख लेते हैं। अगर मैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे मैंने 33 कर दिया है, ऊपर कहने का मतलब कि जो भी है 33, नीचे 33 बना दिया है। तो यहाँ 3/11 था, इसको चेंज नहीं करेंगे तो ये 9 ही रहेगा। यहाँ 2 यानी 2 मान रखा था, तो अब इस ऑप्शन को रख कर देखते हैं, 1 रख देते हैं यहाँ पर। क्या 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1। अब ये तो 21 था ही, तो ये 11 का 11, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे हैं। क्या ये 9 से बड़ा है? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। क्या 11 से ये बड़ा है? हाँ, तो हाँ, तो ये आंसर राइट। अब तीसरा ऑप्शन को चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्या
क्या बात को समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से इसे आप हल कर सकते हो। नेक्स्ट चलिए इसको बनाइए। इसमें कहा जा रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 11 है, x प्लस वाई बराबर 11 है, तो माइनस वन पर पावर x प्लस माइनस वन पर पावर y के बराबर, जहां x y पूर्ण संख्या है, यानी एक पूरा संख्या है x y, तो क्या हो सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो सकता है। तो चलिए इस पर चर्चा करते हैं। आपके पास x प्लस वाई बराबर 11 दिया है और आपसे पूछा जा रहा है माइनस वन पर पावर x प्लस माइनस वन पर पावर y, इसके बराबर में क्या होगा। ठीक है, और इसने कहा दिया है कि x और y एक पूर्ण संख्या है। ठीक है, तो देखिए हमें x प्लस वाई बराबर क्या चाहिए, 11। तो x का मान आप कुछ भी मानो, y का मान आप कुछ भी मान लो, चलेगा। तो हमने x का मान यहाँ पर 1 माना और y का मान 10 माना। क्या ये दोनों पूर्ण संख्या नहीं है क्या? पूर्ण संख्या कहने का मतलब कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए, जैसे 1.08, तो ये जैसे 2.25, तो ये सब पूर्ण संख्या नहीं है। ये सब में देखिए 2 तो पूर्ण है, लेकिन ये अधूरा है, ये अधूरा है, तो इसको हम पूर्ण संख्या नहीं कहते। पूर्ण संख्या उसको कहेंगे जैसे 10, 12, 8, 2, 4, यानी पॉइंट में नहीं होनी चाहिए, उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, है कि नहीं। तो अब इनमें से रख दीजिए इस पर मान, 11 तो हो गया। तो अब x को आप 1 रख दीजिए, माइनस 1 पर पावर 1 प्लस माइनस 1 पर पावर 10। ठीक है, तो इतना मैंने रख दिया। तो अब क्या आंसर हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए माइनस 1 पर पावर 1 कीजिएगा तो माइनस से में ना रहेगा। जैसे मैं कहता हूँ कि माइनस 1 पर पावर, यानी 1 पर 1 पावर लिखे या ना लिखे कोई फर्क पड़ता है क्या? तो आपका जवाब होगा नहीं। प्लस माइनस 10 पर पावर, माइनस 1 पर पावर 10 है और पावर से सम है, पावर सम है, तो इसका मतलब ये प्लस में आ जाएगा, जो भी स्क्वायर होके आएगा लेकिन चिन्ह प्लस में आएगा। तो माइनस 1 पर पावर 10 करेंगे और 1 पर पावर कितनों करें, 1 के रहेगा, है कि नहीं। तो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, ये प्लस का 1, इन दोनों को सोल्व कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 0 राइट आंसर हो जाएगा। आप यहाँ पर कुछ भी मान सकते हो, चलेगा, बात समझ रहे हैं, लेकिन बस सोल्व करने के लिए आना चाहिए, है ना। तो देखिए हो सकता है यहाँ पर कुछ दोस्तों को कंफ्यूजन हो गया हो कि ये प्लस का 1 क्यों लिए, प्लस का 1। तो एक बात मैंने यहाँ पर क्या कहा कि सम संख्या है, पावर में क्या है, सम है, 10 है। अगर मैं कहूँ छोटा सा पावर लेकर देखता हूँ, माइनस 2 पर पावर सम संख्या 2 ले लेता हूँ, 2 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं। तो अब बताइए पावर मतलब कि जितना पावर लिखा है उतना बार गुना होना, तो -2 गुना -2, तो ये क्या हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस, और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 आया कि नहीं, इसलिए यहाँ पर माइनस यानी माइनस ना लेकर प्लस मैंने लिया। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए, और कुछ दोस्तों का क्लियर भी होगा। तो दोस्त जिसका क्लियर है उसके लिए अच्छी बात, क्योंकि मैं यहाँ पर सभी को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा हूँ और इस सफ़र में आप लोग बने रहें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और हाँ, अगर अभी तक अगर आप लोग रुके हुए हैं, हो सकता है कि पहली बार अगर आए हैं, तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और आपके लिए लगे कि ये चैनल हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है, हमारे लिए यूजफुल है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर प्रॉपर वीडियो मिलते रहे तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को। यदि 200 पुरुष 6 दिन में 8 घंटे काम करके एक नाला खोद सकता है, यदि
300 आदमी प्रतिदिन 1 घंटे काम करते हैं तो नाला खोदने में कितना समय लगेगा। यहाँ इसको यहाँ भी लिखना चाहिए था इसको, एक नाला खोदने में कितना समय लगेगा। हालांकि नहीं लिखा है लेकिन एक ही होगा, क्योंकि चलिए अब यहाँ पर आपको MDH का फॉर्मूला ध्यान में होनी चाहिए। MDH कहने का मतलब कि जैसे M1 इंटू D1 इंटू H1 अपॉन W1, ठीक है। दूसरा स्थिति में M2 D2 H2 अपॉन W2। अब ये सब है क्या, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं आइडिया है तो समझिएगा। देखिए M1 कहने का मतलब कि ये जो इधर पहला लाइन में जितनी भी बातें दी है वो M1 यानी 1 वाले स्थिति में भराएगा। जैसे कहने का मतलब कि पहले कितने आदमी थे, तो 200 आदमी थे, तो यहाँ पर M1 हो गया। पहले कितने दिन लग रहा था, यानी D1 में कितने दिन लग रहे थे, तो ये आपका D1 हो गया। अभी H1 कहने का मतलब कि पहले कितने समय लगते थे, तो ये आपका H1 हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो ये पहले, और एक नाला खोदा जा रहा है, तो ये एक नाला आपका W1 हो गया। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। तो उसी कंडीशन में अब दूसरे स्थिति में M2 यानी दूसरे लाइन में जो कहा जा रहा है कि कालिया कितने आदमी थे, नहीं कालिया नहीं, तो कितने आदमी थे, तो यहाँ पर M2, ये जो 300 दिया है M2, और दूसरे स्थिति में कहा जाए तो ये H2, और हमसे D2 के बारे में पूछ रहा है कि कितना समय लगेगा, ये बात हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। घंटा के बारे में तो दे दिया है कि हाँ घंटा इतना दिन, लेकिन आंसर है दिन में, तो कहीं ना कहीं दिन में निकलेगा, क्योंकि H2 के बारे में दिया है, दिन के बारे में नहीं दिया है कि कितने दिन लगेंगे, उसे फाइंड कर लिया है। और W2 कहने का मतलब कि बाद में भी एक ही नाला खोदा जा रहा है, तो ये W2। अब पुट कैसे करना है इस बात को, चलिए यहाँ पर, तो M1 कितना 200, D1 कितना 6 दिन, H1 कितना 8 घंटे, W1 कितना, तो एक ही नाला खोद रहे हैं, मतलब एक नाला, ठीक है। उसी तरह से M2 दूसरे स्थिति में 300 आदमी, D2 निकालना है, H2 दिया हुआ है 6 घंटा, और W2 यानी एक के नाला खोदना है, जो नाला यहाँ खोदे वही नाला यहाँ भी खोदना है। बस यहाँ से ये जो इस टाइप का क्वेश्चन है मेरे उम्मीद से क्लियर हो जाना चाहिए था। अगर जहाँ पे H1 नहीं दिया रहेगा, मान लीजिए H की चर्चा नहीं हुई रहेगी, तो वहाँ पर H मत पुट कीजिएगा, सिर्फ M1 D1 कीजिएगा अपॉन W1, तो वो स्थिति देख लेना है आपको। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, अब इसको कटाइए पिटाइए, आपके आंसर आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, ये गया काम से 2 0, ये 6 से गया, ये 6 से कहानी खत्म, ठीक है। तो अब बचा क्या, 8 दूनी 16, और इधर 3 यानी 16, इधर 3 इंटू D2, नीचे 1 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 1 से भाग लगाएं, कटाएं पिटाएं ना कटाएं, वो सब एक ही बात है, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो D2 बराबर कितना 16/3, और 16/3 कहा जाए तो 5.1/3 दिन लगेंगे, इतने दिन लगेंगे, बट इतना तो आंसर में है ही नहीं, तो मेरे उम्मीद से कहीं तो प्रॉब्लम है, ऑप्शन में ही प्रॉब्लम है। तो किसी ऑप्शन में इतना कर लेना है, या तो हो सकता है ऑप्शन में इस तरह से भी आपका आंसर आ सकता है, 5 दिन प्लस 1/3 दिन था, ये क्या 3 दिन, तो एक दिन में
कितने घंटे होते हैं, तो आपका जवाब होगा कि 24 घंटे। तो आप इसे घंटे में चेंज कर लीजिए, तो ये 8 आ जाएगा। तो ये 5 दिन 8 घंटा भी आंसर ऑप्शन में रह सकता है। तो ये भी ऑप्शन में रह सकता है और ये भी ऑप्शन में रह सकता है। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन मिसिंग है, तो इसको सही कर लेना है किसी एक ऑप्शन को। तो चलिए मैं इसको सही करवा देता हूँ। इसको लिख लीजिएगा 5/1/3 दिन, 3 दिन या फिर 5 दिन 8 घंटा, 8 घंटा। तो ये भी भले ही वहाँ पे हिंदी में लिखा रहेगा, मैं ऐसे लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझने से मतलब होनी चाहिए। नेक्स्ट, चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को, देखिए इसका आंसर्स क्या हो सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है, 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर यानी -1 बराबर व्हाट, यानी इतना को सोल्व करने पे क्या आंसर आएगा। तो चलिए देखते हैं। तो किसी एक वैल्यू को सेम रहने देते हैं। 1 - cos स्क्वायर थीटा इधर है, चलिए इसको चेंज कर देते हैं। आपको ध्यान में होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये चीज आपको ध्यान में होना चाहिए। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। जब इतना बराबर 1 होता है तो क्या इस चीज को हम इतना सेक स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 को हम सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या? हाँ, आपका जवाब होगा कि हाँ। 1 मिनट होल्ड ऑन, कहीं मिस्टेक्स। चलिए इस क्वेश्चंस को देखिए। इस क्वेश्चंस में क्या कहा जा रहा है, कहता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस यानी प्लस 1 माइनस 1 बराबर व्हाट। तो इसको सोल्व करने पर क्या आंसर आएगा, तो चलिए इसको कीजिए। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर चेंज का प्रॉब्लम है कि चेंज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, तो आपने पढ़ा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है आपका 1 होता है। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिया, मतलब इतना बराबर में हम यहाँ से आप निकाल सकते हो कि ये साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे होंगे। और इतना इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आपको याद होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। और इससे सोल्व करके आप इसको फाइंड कर सकते हो कि कोसेक स्क्वायर थीटा होगा, तो इनटू कोसेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ, मोटा कुछ ज्यादा हो गया। चलिए ठीक है, तो इतना हो सकता है, नहीं कन्फर्म होगा। ओके, तो ये रहा। तो मैंने इन दोनों चीजों को चेंज कर दिया, इसको भी चेंज कर दिया और इसको भी चेंज कर दिया। अब बचा हुआ -1 है तो -1 लिख देते हैं। तो ठीक है, तो ये चीज मेरे उम्मीद से समझ में आ गया होगा। तो या तो इन दोनों में, अब इन दोनों को किसी एक को चेंज कीजिए। तो साइन स्क्वायर को रहने देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1/साइन स्क्वायर थीटा। ये चीज आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कहने का मतलब कि कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसी कंडीशन में इसको चेंज करना है, माइनस का 1।
तो यहाँ से देखा जाए तो ये कटा 1 - 1 बराबर क्या, 0। तो ये इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्त, अगर नहीं समझ पाते हैं एक बार में तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा जिससे कि आप समझ सको, है कि नहीं तो हम कितनों समझाएंगे दोस्त, नहीं समझ पाओगे। जब तक आप खुद से थोड़ा सा कोशिश नहीं करोगे या थोड़ा सा दिमाग पर जोर नहीं डालोगे तो मैं कितनों कोशिश करूं, मैं क्या, कोई भी कोशिश करेगा तो नहीं समझ पाओगे आप। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए और इस तरह के प्रश्न को बनाने का कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह की क्वेश्चंस ही एग्जाम में पूछा जाता है और जो इस तरह के क्वेश्चंस करते हैं वही कहीं ना कहीं कट ऑफ को पार कर पाते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी लोग करते हैं, बात समझ रहे हैं। जैसे एग्जाम में 100 क्वेश्चंस के अगर एग्जाम हो रहे हैं तो उनमें से मतलब मेरे कहने का मतलब कि 45 से 50 क्वेश्चन तो आराम से कोई भी कर सकते हैं। उससे ऊपर जाना ही बड़ी बात है कि 70, 75, 80 को टच करना, टच मतलब कि सही करना, वो बड़ी बात होती है। और वहीं से आपका डिसाइड होता है कि आपका कट ऑफ क्या होगा नहीं होगा, बात समझ रहे हैं। तो इस बातों को थोड़ा ध्यान रख रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देना कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की ज़्यादा चांस रहती है, और उसी टाइप के मैं क्वेश्चंस को कलेक्ट करने का कोशिश करता हूँ और आप लोगों के बीच लाने का कोशिश करता हूँ। तो बने रहिए और समझिए, देखिए। नेक्स्ट चलिए, किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 140 रुपये है। समान दर और समान अवधि में समान धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। तो ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन करने के तो अधिकतर लोग कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा फास्ट करना सब नहीं कर सकते हैं। थोड़ा फास्ट मतलब कि जल्दी कर सभी लोग नहीं कर सकते हैं। और आपको पता है कि एग्जाम में टाइमिंग ही बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपकी स्पीड मैथ और रीजनिंग की सोल्व करने की थोड़ा बढ़िया है तो कहीं ना कहीं जो 90 मिनट की एग्ज़ाम होती है और उसमें 100 क्वेश्चंस करना होता है, अब जरूर है कि 80+ पार कर दोगे। और आपको क्या लगता है 50 क्वेश्चन टच करके रिजल्ट बन जाएगा? गलत सोच रहे हैं आप। कम से कम आपको 80+ करना ही पड़ेगा, और उससे ऊपर करें तो और बेहतर है। बात समझ रहे हैं? तो देखिए, तो चलिए इस क्वेश्चंस को थोड़ा कीजिए। तो देखिए, किसी ने ये तो बात क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो समझिएगा, ठीक है। तो एक बार ध्यान से पहले पढ़ना है क्वेश्चन। तो आपके पास जो दिया हुआ है निश्चित धनराशि, अब क्या है नहीं है पता नहीं, लेकिन टाइम दिया है आपके पास 2 वर्ष, और रेट दिया है आपके पास 4%। रेट दिया है 4%, ठीक है। और साधारण ब्याज दिया है आपके पास 140 रुपये, ठीक है, 140 रुपये। तो क्या आप यहाँ से मूलधन को फाइंड कर सकते हैं क्या? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, मूलधन को तो फाइंड कर सकते हैं PRT लगाकर, है कि नहीं, या तो कोई और भी तरीका लगाकर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को समझने के लिए मैं PRT ही लगा देता हूँ, जो कि सभी को समझ में आए, ठीक है। तो SI बराबर आपका फार्मूला क्या होता है? PRT/100, यही ना। तो थोड़ा सा हैंग हो रहा है दोस्त सिस्टम, तो थोड़ी सी हो सकती है आवाज़ कटता होगा, तो मैनेज कीजिएगा। हालांकि मेरे उम्मीद से अब सही हो जाना चाहिए। तो देखिए, अब SI आपके पास 140 दिया हुआ है
तो पी आर भी आपके पास है 4%, टी भी है आपके पास 2 वर्ष अपॉन 100। तो यहाँ से कटा पिटा के देखिए क्या आता है। 4 दूनी 8 और 8 से ये, चलिए रुकिए थोड़ा आसान से कटाने का कोशिश करते हैं। ये 25 चौके कट गया और ये 7 बार में, तो 25 सते 175, तो 1750 पी बराबर आ गया 1750 रुपये। तो देखिए अब आपकी गुना भी तो थोड़ी बहुत फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए, है कि नहीं। तो ऐसा ये नहीं कि आपका कैलकुलेशन जो है बिल्कुल मिड रेंज का हो। देखिए मैथ में जो है दोस्त, कम से कम 1-2 चीज़ तो बढ़िया होना चाहिए, आपका कैलकुलेशन और थोड़ी बहुत जो फार्मूला वगैरह होता है ये सब थोड़ा बढ़िया होना चाहिए। बात समझ रहे, तो जिससे कि आपका जल्दी सवाल बन जाएगा। तो देखिए आपके पास जो है मिश्रधन प्राप्त हो चुका है। अब यहाँ जैसे ही प्राप्त हुआ तो अब कुछ दोस्त करेंगे क्या कि अब चक्रवृद्धि ब्याज अलग से निकालेंगे, साधारण ब्याज है, और उन दोनों का फिर अंतर निकालेंगे। मैं यहाँ पर वो चीज़ आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं आपको कहता हूँ कि आपको कुछ दिन पहले या कुछ वीडियो में बताया था कि अगर आपको CISI का अंतर निकालना हो ना, CISI का अंतर 2 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए, 2 साल के लिए निकालना हो, 2 वर्ष के लिए, तो आपको एक फार्मूला लगाना है 2 वर्ष के लिए। पी रेट का रेट परसेंट आप ये निकाल लीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कैसे हमें इन दोनों का अंतर निकालनी है। तो पी हमने निकाल लिया, कितना है 1750, ठीक है। आर हमें पता है कितना 4%, तो 4% के जगह पे नीचे में 100, 4% के जगह पर नीचे में 100। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे। ओके, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल करता हूँ। चलिए, तो यहाँ से एक 0 खत्म, 25 से 7 बार में कटेगा और 25 से 4 बार में कटेगा। 1 4 से 1 4 खत्म, ठीक है। तो अब बचा क्या, ऊपर 7 गुना 4 28 और नीचे बचा है 10 बचने का मतलब 1 पॉइंट, 1 अंक छोड़कर पॉइंट लगाना है ना। जैसे मैं कहूँ कि 14/10 है, तो इसका मतलब क्या हम भाग लगाने जाएंगे या घटाने जाएंगे? नहीं, डायरेक्ट इसको मैं लिख सकता हूँ 1.4 है कि नहीं। तो उसी तरह से 28/10 रहता तो 2.8, तो ये 2.8 रुपीज जो है आपका आंसर हो जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो कुछ इस तरह से आप फास्ट कर सकते हो, अन्यथा आपकी इच्छा दोनों अलग अलग निकालें फिर जाकर अंतर लें। तो मैं कहूँगा कि ये चीज़ आप मतलब कि अप्लाई करें तो सही रहेगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु के 6 टुकड़े को 5 रुपये में खरीदा जाता है, 5 टुकड़े को 6 रुपये में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? ठीक है, तो देखिए यानी कह रहा है कि 5 टुकड़ा है, इसको 5 रुपये में खरीदता है, 5 रुपये में खरीदता है, ठीक है। और 6 टुकड़ा था, 6 टुकड़ा को 5 रुपये में खरीदता है। और दूसरी स्थिति में कहा जा रहा है कि 5 टुकड़े को जो है 6 रुपये में बेचता है। ये आपका क्रय मूल्य है, CP है, और ये आपका SP है। ये आपका क्या है? SP। इसको चलिए मैं आपको लोगों को 2 तरीके से सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, और दोनों तरीका सही रहेगा दोस्त।
ये क्या लाइन भाग गया? ओ नो, ये तो बिजली कट गया। वन सेकेंड दोस्त, चलिए आगे समझिए। तो क्या बोला, जब किसी बस, हाँ इतना बात अगर आप समझ चुके हैं तो अब आगे इन बातों को समझिए। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब सीपी मतलब कि क्रय मूल्य की 6 जो टुकड़ा है वो 5 रुपये में खरीद रहा है और बेच रहा है 5 टुकड़ा को 6 रुपया में, तो उसका लाभ क्या होगा? तो यहाँ पे बहुत सारे दोस्तों को कन्फ्यूजन हो सकता है। अगर इस तरीके को आप समझ लिए तो आपका आसान हो जाएगा बनाना। देखिए कैसे, या तो आप रुपया को बराबर कर दीजिए या फिर आप टुकड़ों को बराबर कर दीजिए। जैसे यहाँ पर 6 टुकड़ा है और यहाँ 5 टुकड़ा है, तो इन दोनों को आप बराबर कर दीजिए। या फिर आप यहाँ 5 रुपये या 6 रुपये, इन रुपयों को बराबर कर दीजिए, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। जैसे कहने का मतलब क्या, 6 और 5 को बराबर कर रहा हूँ, टुकड़े को ही बराबर कर देता हूँ। तो जैसे इन दोनों का एलसीएम क्या 30 होगा, तो इसको मैं 5 से गुना कर देता हूँ और इसको मैं 6 से गुना कर देता हूँ। तो इसको मैंने 5 से गुना किया, तो इधर भी आप 5 से गुना कर दो और इधर आप 6 से गुना किए हो तो इधर भी आपको 6 से गुना कर देना है। क्या मेरी बात को समझ रहे होंगे? तो ये भी 30 हो गया और ये भी 30, तो इधर तो हिसाब किताब बराबर हो गया। तो इधर देखा जाए तो ये कितना हो गया, 25 रुपये है कि नहीं? ये 25 रुपये हो गया और इधर आपका 36 रुपये हो गया, है ना? तो इधर आपका 36 रुपये हो गया। तो बताइए क्रय मूल्य यानी खरीदे हो आप 25 में, क्योंकि मैंने इससे इसलिए बराबर किया कि दोनों, अगर मान लीजिए कि 6 टुकड़ा यानी 30 टुकड़ा दोनों स्थिति में खरीदा भी हो और बेचा हो, लेकिन रुपया में तो अंतर आया ना, या फिर आप रुपया को चेंज करते तो टुकड़ों में अंतर आता है कि नहीं? तो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि आप 25 में खरीदे और 36 में बेच रहे हो, तो फायदा कितना का, तो आपको पता चलेगा कि 11 रुपये की फायदा है। कहा जाए तो 11 रुपये का फायदा है। कितना पर? अब भी जब भी प्रॉफिट निकालते हो, लाभ प्रतिशत निकालते हो, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यही ना? तो यहाँ से देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 11 का, गुना 100 अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आपका क्या है 25, तो 25 तो कटा दीजिए, आ जाएगा यहाँ से परसेंटेज में कि लाभ परसेंट कितना हो गया, 44% लाभ हो गया। तो ये आपका 44%। या तो दूसरा तरीका आपको यहाँ पर मैं सजेस्ट करता हूँ, जो कि कहीं ना कहीं बेनिफिट रहेगा। अगर इस तरीके को आप भूल भी जाते तो उससे आप नहीं भूलोगे। जैसे कहने का मतलब 6 टुकड़ा है, 5 में खरीद रहा है, और फिर आगे 5 टुकड़ा है और 6 में खरीदा जा रहा है, तो अंदर अंदर गुना कर देना है। तो ये कितना हो गया 25, और बाहर बाहर गुना कर देना है, ये कितना हो गया 36। तो अंदर अंदर वाला जो होगा वह क्रय मूल्य होगा, अंदर अंदर वाला क्या होगा, क्रय मूल्य, और बाहर बाहर वाला जो गुना हुआ है वह आपका विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। और इस स्थिति से भी आप ये फार्मूला लगाकर आराम से निकाल लोगे। तो ये दोनों तरीका आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। नेक्स्ट तथा एक आयत का परिमाप जो है 18 इकाई है, 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। यदि आयत की चौड़ाई 45 से वर्ग है यानी इकाई है, 45 इकाई है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन कर रहा है बस उस पर ध्यान देना है। एक आयत का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है? अगर मैं आयत की परिमाप की बात करूं तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही कर देता हूं, डायरेक्ट एक लाइन में आंसर आ जाएगा। जैसे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 × L + B। इसकी जो परिमाप है वर्ग के परिमाप से 2 गुना है,
वर्ग का जो भी परिमाप होता है, तो मान लीजिए भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर होता है, नहीं सॉरी दोस्त, 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा। इसके यानी वर्ग के परिमाप से 2 गुना है, इसके परिमाप से 2 गुना। जो ये लाइन यहाँ से यहाँ तक कहा, इसके अंदर क्या है उस पर अभी मैंने चर्चा नहीं किया है, ठीक है। अब देख लेते हैं। बोल रहा है 18 इकाई भुजा वाले वर्ग, 18 इकाई भुजा वाला वर्ग, यानी ए का मान यहाँ पर 18 आपके पास दिया हुआ है, ए का मान 18 दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका ये वाले बी का मान ये दिया, आयत की चौड़ाई दिया। बस पुट कीजिए, आपका जो भी निकलेगा आगे देखा जाएगा। तो देखिए 2 एल का मान नहीं दिया हुआ है, बी का मान 45 इकाई दिया हुआ है, और 4 भुजा का मान यानी ए का मान 18 इकाई दिया हुआ है, गुना में 2। इसको सोल्व करके देखिए तो 2 से 2 खत्म, तो ये एल बराबर आ गया 18 के 72 माइनस 45, 18 के 72 माइनस 45। तो यहाँ से देखा जाए तो कितना आ रहा है? 7 और 6 में 4 गया 2, 27। एल का मान 27। तो हमसे पूछा गया तो इसका क्षेत्रफल, किसका? आयत का। किसका पूछ रहा है? आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। अगर वर्ग का क्षेत्रफल पूछना रहा था तो डायरेक्ट नहीं वो इसका स्क्वायर करके निकाल देता, जो कि ऑप्शन में है नहीं। तो हमसे आयत का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, तो ये क्या होता है? एल इंटू बी। एल का मान आपको पता है कि ये 27 निकला और बी का मान दिया हुआ था 45। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि एल का मान 27 कैसे हो सकता है? तो दोस्त हो सकता है, लंबा चीज जो भी हो वह या तो एल हो सकता है या तो बी हो सकता है। हम चौड़ाई यानी ये जो चौड़ाई है इसको भी मैं लंबाई में काउंट कर सकता हूँ, तो ये लंबाई छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हो? तो बस आप यहाँ से पुट कीजिए, तो 7 5 35, लास्ट में 5 वाला ऑप्शन एक ही को है, कहानी खत्म। तो ऑप्शन पर भी ध्यान देना चाहिए कि यूनिट डिजिट से आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आ रहा है तो मार्कर निकलिए आप, हालांकि आप गुना करके देखिए इतना ही आएगा 12 15। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए, कहता है 3 पुरुष किसी व्यवसाय में 14 माह 8 माह 7 माह के लिए साझेदारी में प्रवेश करता है, ठीक है। प्रत्येक यदि उनके लाभों का अनुपात इतना है यानी 5 7 8 है, तो उनके निवेश का अनुपात क्या होता है? क्या होगा? निवेश का अनुपात क्या होगा? ठीक है, ये बात पूछा जा रहा है। तो आपको एक चीज तो ध्यान में होना चाहिए कि लाभ बराबर क्या होता है, कितना समय के लिए आप पैसा लगाए हो, समय, और कितना लगाए हो, तो लाभ और निवेश, यही ना, यानी समय गुना निवेश, तो वही आपका लाभ होता है कि कितना आपने लगाया, लाभ बराबर ये चीज होता है। तो ठीक है, तो आपका यहाँ पर लाभ का अनुपात दिया है कि आपका लाभ क्या होगा, और आपके पास यहाँ समय दिया हुआ है, तो आपसे निवेश का अनुपात पूछा जा रहा है। निवेश का अनुपात पूछा जा रहा है, तो अगर मैं कहूँ कि निवेश बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि लाभ बटे समय, है ना। ये राम कहानी मैं क्यों कह रहा हूँ आगे आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, लाभ यानी निवेश बराबर लाभ बटे समय, जो कि हमसे निवेश का अनुपात पूछा जा रहा है। तो चलिए अब देखा जाए तो एक पुरुष 14 माह के लिए लगाया जा रहा है, तो निवेश का अगर मैं अनुपात निकालने की कोशिश करूं, तो देखा जाए तो यहां से
निवेश बराबर क्या है, लाभ बटे समय। तो लाभ का अनुपात कितना है, 5। यानी कहने का मतलब निवेश का मैं अनुपात निकाल रहा हूँ। क्या निकाल रहा हूँ, अनुपात। तो आपका समय लाभ है अनुपात में 5 और समय 14 महीना। तो ये अनुपात किसी एक व्यक्ति का निकल गया, क्योंकि हमारे पास 3 व्यक्ति है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति और 3 व्यक्ति है। ठीक है, अनुपात। अब दूसरे का देखा जाए तो इसने जो लाभ कमाया है वह अनुपात में 7 और महीने समय कितना दिया है, 8 महीने। अगर तीसरे का देखा जाए तो इसने लाभ कमाया है 8 और इसका समय देखा जाए तो 7 है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? बट इतना तो आंसर है ही नहीं। निवेश का अनुपात तो मैंने निकाल लिया, लेकिन इतना आंसर में है नहीं। तो क्या किया जाए, तो ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, नीचे वाला का आपको एलसीएम निकालना है इस तरह में बदलने के लिए। ठीक है, तो 14, 8 और 7 का आप एलसीएम निकालोगे तो आपका निकलेगा 56। कितना निकलेगा, 56। एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम आपका 56 निकलेगा। तो इस 56 से सभी को गुना कर दीजिए, यानी 5/14 गुना 56 अनुपात 7/8 गुना 56 अनुपात 8/7 गुना 56। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? समझ रहे होंगे। ठीक, तो अब यहाँ से देखा जाए तो 14 चौके 56, 8 सते 56, 7 8 56। ठीक है, तो अब ऊपर क्या आ गया, 4 पंचे 20 अनुपात 7 सते 49 अनुपात 8 8 64। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 20 49 64, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया है। तो इस तरह से आप इसे फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय किया जाता है। यदि आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है तो दोनों गति का अनुपात क्या होगा। सवाल थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा खुद से भी कोशिश कीजिए बनाने का। और हाँ दोस्त, अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इससे आपको बेनिफिट है, थोड़ा कमेंट में बताया कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जान सके कि हाँ ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकते है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हो दोस्त कि मैं लगभग 3 महीने से कंटिन्यू हूँ यूट्यूब पर। उससे पहले भी बनाता था, लेकिन कंटिन्यू नहीं था। इस 3 महीने से मैं लगभग कंटिन्यू हूँ। और अभी तक जो है, भले ही आप लोगों ने 1 के पार कर दिया, लेकिन एक कहावत सुने हैं दोस्त, जहाँ से कुछ मिलता है वहाँ पर काम करने में भी अच्छा लगता है। आप समझ रहे हो? और क्या लगता है आपको कि 1K में हमें बहुत कुछ मिलता है? नहीं दोस्त, ना के बराबर मिलता है। तो थोड़ी सी हमारी आप अगर फाइनेंशियल मदद, हम आपसे फाइनेंशियल मदद की वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप थोड़ा सा सोशल सपोर्ट कीजिए, जिससे कि और भी जो है आगे मैं कंटिन्यू इसको रखूं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा दोस्त, आपके कोशिश से बहुत कुछ हो सकता है। जैसे हमारे कोशिश से आपके मैथ और रीजनिंग बढ़िया हो सकता है। नहीं तो जो पुराने सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्त कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। तो देखिएगा, तो कहता है कि निश्चित दूरी को एक निश्चित गति से तय करता है। ठीक है, आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है तो दोनों गति का अनुपात क्या होगा। जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो बहुत लोग तो देखकर ही छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ना नहीं। देखिए, कहता है मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक कोई निश्चित दूरी है, तो कुछ भी मान लीजिए चलेगा,
कुछ भी आपकी इच्छा, कुछ भी मान लीजिए। तो मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वो आपका 64 किलोमीटर है, ठीक है, 64 किलोमीटर है। और यहाँ से यहाँ तक जाने में जो आपको समय लगा है, टाइम, ये आपका डिस्टेंस मैंने कहा, समय लगा। अब समय को कुछ भी मान लीजिए जो कि 64 को काट सके, तो मैं कहता हूँ कि टाइम जो है आपका 8 घंटा लग रहा है, ठीक है। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो मैं यहाँ देखिए बहुत सारे दोस्त जो होंगे XY करके मान के बनाते होंगे या TU कुछ करके, कुछ ना कुछ करके मान कर बनाते होंगे, लेकिन मैं सीधा डाटा ही मान लेता हूँ, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, उससे कोई मतलब नहीं है क्या डाटा रखूँ नहीं रखूँ, है कि नहीं। तो ठीक है, इतना मान। तो अगर यहाँ पर स्पीड निकाला जाए तो स्पीड बराबर फार्मूला क्या होता है आपका, D/T, है ना, यानी चाल बराबर दूरी बटे समय, ये चीज होता है। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही चीज होता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो चाल यहाँ से कितना निकलेगा, 64/8 बराबर 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है उस बात को समझना है। कर आधी दूरी दोगुने समय में तय की जाती है, तो दोनों गति का अनुपात क्या है। ये आपकी पहले गति था कि जब आपने पहली बार चलना शुरू किया तो अपनी इस स्पीड से चला था, तो आपका चाल ये था, ठीक है। अब आधी दूरी की बात कर रहा है, तो ये 64 टोटल दूरी माना, तो अब 32 क्या हो गया, 32। और पहले मैंने समय माना था 8 घंटा, लेकिन आधे दूरी को जो है दोगुना समय लगा रहा है। इसका मतलब अब जो है टाइम जो लगा रहा है वह 16 घंटा लगा रहा है आधे दूरी तय करने में। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? समझ पा रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को हल करने में आपको कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। तो देखिए, तो आपके पास दूसरे स्थिति में मैं कहूँ अगर ये स्पीड बराबर था दोस्त, अगर S1 था, तो S2 के बारे में बात करूं तो आपके पास दूरी कितना है, अब 32 किलोमीटर है, और समय कितना है आपके पास, 16 घंटा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखा जाए तो ये आपका कितना निकल कर आएगा, 2 किलोमीटर पर घंटा। तो हमसे यही तो पूछा है कि दोनों गति का अनुपात क्या होगा, यानी S1 अनुपात S2, यही तो हमसे पूछा जा रहा है कि नहीं। तो यहाँ से देखा जाए तो S1 आपका कितना है, 8, S2 कितना है आपका, 2। तो इसको कटाइएगा पिटाइएगा तो ये 4:1 निकल कर आंसर आ गया है, और यही आपका राइट आंसर है। आप यहाँ पर कुछ भी डाटा मान लो चलेगा, बात समझ रहे, और इसे आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट दोस्त, अब कुछ दोस्त कहेंगे कि इसे शॉर्ट, इस तरह की वीडियो के कॉन्सेप्ट का शॉर्ट में क्यों नहीं कराते, यानी शॉर्ट वीडियो में क्यों नहीं बनाते हैं, क्योंकि कुछ दोस्त कमेंट किए थे। तो एक बात बताइए दोस्त, मैं शॉर्ट वीडियो में इसे टपर टपर करके बता दूं, कितनों को समझ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो बेहतर है कि थोड़ा तरीके से समझिए, थोड़ा समय देकर समझिए, वो बेहतर रहेगा, और वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेगा। शॉर्ट वीडियो से आज तक किसी का भला नहीं हुआ है, और ना ही होगा जब तक आप पूरा बेसिक से या तरीके से नहीं सीखिएगा। तो बेहतर है कि आप शॉर्ट के चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा लॉन्ग वीडियो को देखने का कोशिश कीजिए, पढ़ने का कोशिश कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए, जो कि बेहतर रहेगा। और क्या बोलूं दोस्त, नेक्स्ट देखिए, ये सेम टू सेम 2 क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। हाँ, क्या बोल रहा है, A 25% लाभ पर B को 300 रुपये में माल बेचता है। चलो जो भी हो माल वो बेच रहा है,
बी इसे 3C को 10% की हानि पर बेचता है। सी इस पर विक्रय में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत के बराबर है। तो चलिए, यानी कहने का मतलब कि 3 बंदा है, ए है, बी है और सी है। इन तीनों का क्रय मूल्य का कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगाया है, विक्रय मूल्य का, ठीक है। तो कहा जाए तो सेलिंग प्राइस का कुछ ना कुछ हिसाब किताब लगाया है। तो इसको करने का एक बेस्ट तरीका ये हो सकता है, इसका अनुपात ले लीजिए। अब कैसे लेना है उस बात को समझना है, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पर 25%, ये 25% बी को बेच रहा है लाभ पर। तो 25% का मतलब कहा जाए तो कितना होता है, 25% का मतलब 1/4, यही ना होगा। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो होगा। तो क्या बोल रहा है, ए 25% लाभ पर बी को माल बेच रहा है, यानी ये जो नीचे वाला वैल्यू है वह ए का है। ये किसका है, ए का। ये 4 का खरीदा था और ये 1 बढ़ा कर दे रहा है, यानी 5 में बी को दे रहा है। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। दूसरे स्थिति में देखा जाए तो 10% की हानि पर बी जो है सी को बेच रहा है। अगर 10% की वैल्यू को देखा जाए तो ये क्या होगा, 1/10, यानी बी 10 के सामान को 1 लाभ पर बेच रहा है, यानी बी 10 के सामान को 11 में सी को बेच रहा है। तो यहाँ से इन दोनों का अनुपात। अब आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में या अनुपात वाला चैप्टर में कि अगर ए अनुपात बी कुछ दियल है और बी अनुपात सी कुछ है तो उसको ए अनुपात बी अनुपात सी में कैसे फाइंड करते हैं, है कि नहीं। ये चीज़ आपने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैं शॉर्टकट लगाता हूँ, जिसके आगे जो खाली है वो पुट कर दीजिए। जैसे 5 के आगे खाली है 5 पुट कर देना है, 10 के आगे खाली है 10 पुट कर देना है, बस इनको गुना कर देना है। 10 चौके 40 और 10 पचे 50 और 11 पचे 55, ठीक है। अब हमें इस डाटा से कोई लेना देना है ही नहीं, नहीं भी देता तो चलता, आंसर आ जाता। बात समझ रहे, क्योंकि कुछ दोस्त को ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये 300 फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, ऐसे दिया है कंफ्यूजन के लिए। बात समझ रहे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब पूछ रहा है ए के क्रय मूल्य यानी सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत के बराबर है। तो ए का क्रय मूल्य कितना है, यानी ये 40 है। कितना है, 40 है। 40 का कितना परसेंट, तो मान लेते हैं कुछ परसेंट, x परसेंट, परसेंटेज के लिए नीचे में 100 का इस्तेमाल किया। x% 55 है, कितना है 55। सी ए के ना बारे में बोल रहा है, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना परसेंट है। तो यही पूछा, ए के क्रय मूल्य का x% सी का क्रय मूल्य, ये पूछा जा रहा था। तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही तो पूछा जा रहा था। तो बस देखिए इसको सोल्व कीजिए, ये यहाँ से कटा और आगे कटेगा क्या देखते हैं। तो ये 2 से 2 बार में और ये 2 से 5 बार में। तो x बराबर आ गया 25 25 25 तो 27/2। इसको सोल्व किया जाए तो 13 दूनी 26 7 दूनी 137 दशमलव कुछ आना चाहिए। कहीं गलती तो मैं नहीं कर रहा हूँ दोस्त। 10 चौके 40, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है जब ऑप्शन में ना हो तो, है कि नहीं। तो 40 का कितना प्रतिशत, 55। तो 137% का भी हो सकता है क्या, मेरे उम्मीद से तो नहीं होगा। 55 25 25 दूनी 27 और नीचे बच गया 2 से भाग दो तो 137.5 137.5 आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं है। कहीं मैंने तो गलती, हो सकता है ऑप्शन में गलती कर दिया हो। एक बार मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ।
गलती तो नहीं हुआ है। एक एक क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, सी का क्रय मूल्य, एक एक क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत, कर तो सही रहा हूं, 1/4। ओहो, भारी मिस्टेक हो गया। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ पर जो बोला जा रहा है इस पॉइंट को ध्यान दीजिएगा, नोट आउट कीजिएगा इस पॉइंट को। ये नीचे वाला वैल्यू जो है वह बी के लिए है, ठीक है, लेकिन हानि बोला है, लाभ नहीं बोला है दोस्तों। हानि बोला है तो मतलब कि घटाना है, हानि बोला है तो घटाना है। तो 10 का सामान वो 9 में दे रहा है, क्या कर रहा है, 9 में। क्या मेरी बात को समझ पाए, यहाँ पर यही मिस्टेक था, बाकी बात टोटल सही था। तो यहाँ से देखा जाए तो ये 50 तो होगा ही होगा, ये 45 होगा। इसका मतलब यहाँ पर आपको 45 पुट करना है। अब जाकर आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ जाएगा। देखिए दोस्त, गलतियाँ किसी से भी हो सकती है, मैं तो फिर भी एक इंसान हूँ, तो इंसान से गलती तो होगी। तो ये क्या हो गया, 55 25 4 5 20 2 22 अपॉन 2 x बराबर 2, यानी x प्रतिशत के बारे में मैंने चर्चा की है। तो यहाँ से देखा जाए तो 11 दूनी 22, 117 और यहाँ पर 2 6 फिर भी नहीं कट रहा है। 2 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 और 5 दूनी 10, 117.5% के बराबर। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है दोस्त। 1 मिनट, 9 बजे 45। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर करनी चाहिए। और इसका एक सही तरीका आप लोगों को बताने वाला हूं, समझिएगा। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, ए 25% लाभ पर बी को 300 रुपये में माल बेचता है, जो भी हो, और बी इसे सी को 10% के हानि पर बेचता है। इस विक्रय में सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत के बराबर है, ये बात हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, अनुपात ले लेते हैं, ए बी सी का अनुपात ले लेते हैं, और ये विधि सही रहेगा, और दूसरे मेथड के अलावा ये विधि सही रहेगा। तो आपको करना क्या है, इस 25% को पकड़ना है, ठीक है। तो 25% का मतलब देखा जाए तो ये क्या होता है, 1/4, यानी लाभ की बात कर रहा है। किसका बात कर रहा है, लाभ की। तो ये 4 में खरीदा और 1 ज़्यादा में बेच रहा है, ये 4 में खरीदा 1 ज़्यादा में बेच रहा है, मतलब कि 5 में बी को दे रहा है। दूसरे स्थिति में देखा जाए तो बी इसे सी को 10% की हानि पर, तो इस 10% को पकड़ना है। 10% का मतलब क्या, तो आपका जवाब होगा कि 1/10, 1/10। तो ठीक है। और यहाँ पर कहा है कि हानि, यानी बी से 10 में खरीदा है और एक कम में बेच रहा है, यानी 10 में खरीदा है, एक कम में, यानी 9 में सी को बेच रहा है। और इस तरह का जब अनुपातिक क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हो, जैसे आपको पूछा जाता है कि यह अनुपात बी बराबर कुछ है और बी अनुपात सी बराबर कुछ है, तो ये भी सी का अनुपात निकाले, तो आप क्या करते हो, कुछ इसी प्रकार से निकालते होंगे या कुछ अलग तरीके से निकालते होंगे, लेकिन निकालते तो जरूर होंगे, है ना। तो अब आपको यहाँ इसको मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बताता हूँ, आप कैसे निकाल सकते हो। जिसके आगे जो खाली है पुट कर दीजिए, जैसे 5 के आगे खाली है तो 5 पुट कर देना है, इधर 10 के आगे खाली है तो 10 पुट कर देना है, बस इसको गुना कर देना है। तो 10 चौके 40, 10 पचे 50, 9 पचे 45, इतना हो गया। तो
अब मेरी बात को समझना है यहाँ से ध्यान से। इस विक्रय में C का क्रय मूल्य यानी C का क्रय मूल्य A के क्रय मूल्य का कितना परसेंट है? A के क्रय मूल्य का कुछ परसेंट मान लेते हैं कि X% है, यानी X की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, X की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो X% है, तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। C का वैल्यू कितना है? 45। A का वैल्यू कितना है? 40। X% निकालना है, परसेंटेज के लिए नीचे में 100 से गुना करना है, यानी 100 लगाना है। तो इसको सोल्व कीजिए, ये गया काम से। यहाँ से इसको देखा जाए तो 5 दूनी और यानी 2 से 5 बार में, 2 से 2 बार में, तो यहाँ से 55 25 4 5 20 2 22 और ये 2 गुना में है तो ये भाग में आ जाएगा। इतना कुछ तो आप लोग कर सकते हो, है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 112.5। x बराबर कितना आ गया? 112.5%। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब कुछ दोस्त का क्वेरी हो सकता है कि ये फिर 300 बेचारा क्या कर रहा था? ये 300 आपको कंफ्यूजन करने के लिए दिया था, उसका कोई मतलब भी नहीं है इस सवाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 72 से विभाज्य नहीं है? अच्छा, नहीं है, तो इसको ध्यान देना है। अगर हाँ समझ लिए और मार्कर निकल गए तो गलती हो जाएगा। नहीं है, इन बातों पर ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जरा? 72 से विभाज्य, यानी कौन सी संख्या 72 से कट जाए। अगर आप 72 से भाग लगाने के लिए सभी को बैठ जाएं तो कम से कम 10 मिनट से ज़्यादा लगने वाला है। तो थोड़ी सी रूल वगैरह पता होनी चाहिए। जैसे मैं कहूँ कि इस 72 से भाग लगाने का मतलब कि वो संख्या या तो 9 से भाग लगनी चाहिए और 8 से भी भाग लगनी चाहिए, है कि नहीं? 9 8 72 होता है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा कि हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हो, तो ठीक है। लेकिन इसने कहा है कि नहीं होनी लगनी चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं कि किस में भाग नहीं लगेगा। तो 8 से अगर मैं भाग लगने के बारे में, भाग का रूल के बारे में पता करूं, तो 8 से भाग लगने का जो रूल होता है कि लास्ट का 3 संख्या 8 से कट जाए तो पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। क्या मेरी बात को समझ रहे हैं? इन चाहे कितनों बड़े संख्या रहे, अगर लास्ट का 3 संख्या अगर 8 से भाग लग जाए तो वह पूरा संख्या में 8 से भाग लग जाएगा, है कि नहीं? तो चलिए अब 3 संख्या को चेक करते हैं। तो इसमें 8 से भाग लगाएंगे तो 8 9 72 बच गया 6 8 64। इसमें 8 से भाग लग रहा है तो इसको अभी जज नहीं कर सकते हैं। इसमें देखा जाए तो 8 ढंग 80 8 दूनी 16, हाँ इसमें भी लग जाएगा। इसमें देखा जाए तो 8 3 24 8 5 40, इसमें भी लग जाएगा। इसमें देखा जाए तो 8 दूनी 8 3 24 8 चौक 32 बच गया 2 8 चौक 8 3 24, इसमें भी लग रहा है। तो 8 से हम पता नहीं कर पाएंगे किस में भाग नहीं लगेगा, तो इस हिसाब से हम डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर होगा। अब 8 से तो मैंने चेक कर लिया, अब 9 से चेक करना। जो भी संख्या 9 से नहीं कटेगा वही संख्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 9 से कटने का रूल होता है कि कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, जैसे कहने का मतलब 3 5 3 6 5 4 है, तो 9 से अगर मैं भाग लगाने की बात करूं कि ये पूरी कटेगा कि नहीं कटेगा, तो अब तो यहाँ पर भाग देने ऐसे करके जाइएगा नहीं कैसे मैं 9 से भाग लगाऊं, क्योंकि वहाँ पर लेट होगा, है ना, ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उसके लिए आपको रूल पता होनी चाहिए कि इन सभी को जोड़ देना है। जो भी संख्या है उन संख्या में जितने भी अंक हैं सभी को जोड़ देना है और उसको 9 से भाग लगा देना है। अगर लग जाए पूरी तरह तो फिर समझना है कि हाँ उस पूरी संख्या में भाग लग गई। या तो फिर ये आप कर सकते हो कि 9 पूरा के काटते चलना है। जैसे मैं कहूँ कि ये 4 और 5 9 बन गया, ये 6 और 3 9 बन गया, तो 9 बन गया, तो ये 9 कट गया। बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब ये पूरे संख्या जो भी था वह 9 से भाग लग जाएगा। बात समझ रहे हो? तो सेम कंडीशन यहाँ अप्लाई करना है आपको। तो आप देखिए कैसे अप्लाई करना है, समझना है। चलिए
एगो 9 दिखा, एक कहानी खत्म। ये 4 और 5 मिलके 9 बना, इसका कहानी खत्म। 3 और 7 10 और 8 18, क्या 18 में 9 से भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो इसका मतलब ये पूरे संख्या 9 से कटेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें नहीं वाला चाहिए, जिसमें नहीं कटे वो वाला चाहिए। क्या मेरी बात को समझ रहे? ओके, तो देखिए अब दूसरा में देखा जाए तो 8 और 1 9, यहाँ से कहानी मतलब ख़त्म हो गया। अब और देखा जाए तो कहीं से और 9 बन रहा है क्या, या 9 का मल्टीपल में बन रहा है क्या? तो देखते हैं, 4 2 6, 6 12 और 6 18, क्या 18 में भाग 9 से लगेंगे? तो आपका जवाब होगा कि हाँ भाग लगेंगे। तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये 9 से कट जाएगा। अब दूसरी स्थिति में देखा जाए, तीसरे ऑप्शन में, तो 9 बनाने की कोशिश करता हूँ। 8 2 10 और 8 18, क्या 18 में 9 से भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि हाँ। तो ये कट गया। अब बचा क्या? 6 4 10, क्या 10 में 9 से कहीं भाग लगेगा? तो आपका जवाब होगा कि नहीं। तो नहीं, तो यही आंसर सही। क्या बात समझ रहे हैं? बाकी बात आप इसको चेक कर लीजिएगा, आराम से कट जाएगा 9 से। नेक्स्ट चलिए, देखिए दोस्त, हमारी वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए यूजफुल रहेगा। बात समझ रहे? तो नेक्स्ट देखिए, 3 संख्याएं 2:3 अनुपात में, उनका लघुत्तम समावर्तक 60 है। तो संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना होगा? तो देखिए, बहुत सारे मैंने दोस्तों को देखा है कि इसमें प्रॉब्लम आता है सॉल्व करने में, क्योंकि दोस्त मैंने भी बहुत बार बहुत जगह टेस्ट लगाया, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी। बात समझ रहे हैं? और वहाँ पर मैंने देखा है, जैसे मैंने ऑनलाइन लगाते हो तो आपको एक चीज़ पता चल जाता होगा कि इस क्वेश्चन को कितने % लोग सही किए हैं, है कि नहीं। अगर ऑफलाइन लगाते हो कहीं जाकर, जहाँ 100-150 बच्चे हो, वहाँ पर आप टेस्ट लगाते हो, तो वहाँ पर पता चलता होगा कि ये क्वेश्चन कितने लोग बनाए हैं। भले ही सबका ना देख पाए, लेकिन कुछ का तो ज़रूर देख लेते हैं कि वो इस क्वेश्चन को बनाए। तो उसी तरह मैंने भी बहुतों को देखा है कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने में या तो वो ज़्यादा टाइम लगाता है या तो नहीं करते हैं। तो इसको चलिए करने का एक सही तरह का बताता हूँ, जिससे कि आप आसानी से कर पाओ। देखिए क्या है, 2:3:5 दिया है, और इनका एलसीएम हमारे पास जो है 60 दिया है। तो क्या हम इनका अनुपात निकाल सकते, इनका एलसीएम निकाल सकते हैं क्या? तो हो सकता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन मन में रहे। अगर कन्फ्यूजन मन में है तो अब मेरी बात को समझिए। इसको आप मान लीजिए कि ये वाली जो अनुपात वाला संख्या है, इसको 2x मान लीजिए, इसको आप 3x मान लीजिए, इसको आप 5x मान लीजिए, है ना। तो अब क्या इसका एलसीएम निकाल सकते हो? तो अभी भी हो सकता है बहुत सारे दोस्तों का कि इसका कैसे निकालो। निकाल सकते हो दोस्त, मेरी बात को यहाँ पर समझिएगा कैसे आप निकाल सकते हो। चलिए इसका गुणनखंड कर लेते। तो आप क्या करते हो, जब एलसीएम निकालते हो तो कहीं ना कहीं इन सबको कटाते हो, और कुछ ना कुछ संख्या से कटाते हो, या है कि नहीं। तो यहाँ पर तीनों में क्या चीज़ कॉमन दिख रहा है? तो आपका जवाब होगा कि x कॉमन दिख रहा है ना, x सभी को कॉमन दिख रहा है। तो x से अगर 2x को कटाऊं तो आपका जवाब होगा कि ये जो है 2 बचा। अगर 3x को x से कटाऊं तो ये 3 बचा, और 5x को x से कटाऊं तो ये 5 बचा। और एलसीएम में क्या करते हो कि आप इन सभी का गुना कर देते हो, है ना। तो आपका जवाब एलसीएम के सीधा में x गुना 2 गुना 3 गुना 5 है। क्या मेरी बात को समझ रहे? अगर यहाँ से देखा जाए तो ये आपका एलसीएम है, लेकिन रियल में देखा जाए तो आपको 60 दिया हुआ है ना, तो बराबर में 60। तो अब यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा? तो देखिए क्या है, 3 दूनी 6 पंचे 30, यानी 60 को 30 से भाग दीजिएगा 2, और ये x का वैल्यू 2 आया। और हमसे पूछा जा रहा है महत्तम समावर्तक। क्या पूछा जा रहा है?
महत्तम समावर्तक। अभी कुछ देर पहले भी हमने बताया कि एचसीएफ क्या होता है, जो दी गई सभी संख्या को काट सके। तो x ही वो बेचारा है जो सभी को काट रहा है। इसका मतलब एचसीएफ यही है, x ही आपका एचसीएफ है और यही आपका राइट आंसर है। क्या मेरी बात को समझ रहे? क्या इन तीनों संख्या में से तीनों संख्या को कोई ऐसा संख्या है जो कि काट पा रहा हो पूरी तरह? तो आपका जवाब होगा कि एक छोड़कर किसी और को कोई ऐसा और संख्या नहीं है कि नहीं? तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, चलिए ये रीजनिंग की क्वेश्चंस आ गए। मेरे उम्मीद से थोड़ी सी लंबी वीडियो हो चुकी है दोस्त, तो कुछ रीजनिंग कर लेते हैं, बाकी बात जो बचे हुए रहेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए दोस्त, जो क्वेश्चन रह जाता है उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेता हूँ, तो आप लोग बेफिक्र होकर बने रहिए और करने का कोशिश कीजिए। इसमें जो लॉजिक है डायरेक्ट मैं बताने का कोशिश करता हूँ। देखिए क्या है, यहाँ पर क्या लिखा है, बी, यहाँ पर ओ, यहाँ पर ओ, यहाँ पर के, आगे यहाँ पर क्या भराएगा, एक स्थान पर आगे क्या भराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखा, बुक, तो यहाँ से एस लगा सकते हैं क्या? आपका जवाब होगा कि हाँ। तो फिर कहेंगे क्यों, कुछ दोस्त कहेंगे क्यों एस लगा दो, क्योंकि बुक से बुक्स बना सकते हैं, है कि नहीं? तो एस लगेगा। लेकिन इस तरह से आंसर डिसाइड नहीं कर सकते क्या यही आंसर होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब यहाँ पर हमने एस पुट करके देखा है, अभी आगे दूसरे को चेक करते हैं कि क्या आंसर सही आ रहा है कि नहीं। अगर अगला अंक मिल जाए ऑप्शन में तो कहेंगे कि हाँ यही तरीका सही है, क्योंकि रीजनिंग है दोस्त, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हो? तो देखिए यहाँ पर क्या है, बी। और इस तरह के क्वेश्चंस में मैंने एक बात कहा है दोस्त कि अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन करना होना तो आपको प्लेस वैल्यू एकदम निश्चित ही याद होना चाहिए। प्लेस वैल्यू कहने का मतलब क्या, ए से लेकर जेड तक का वैल्यू पता होनी चाहिए। जिसे कहने का मतलब ए 1 पर आता है, बी 26 पर आता है, उसी तरह डब्ल्यू 23 पर आता है। तो ये आपको कंठस्थ याद होना चाहिए, जिससे कि कोडिंग डिकोडिंग का 50% क्वेश्चन तो आप इजीली कर लोगे और जल्दी भी कर लोगे। और 50% क्वेश्चन में थोड़ा बहुत हाथ पैर मारना पड़ेगा, है कि नहीं? थोड़ा बहुत आपको थोड़ा सा माथा वाथा लगाना पड़ेगा, बाकी बात आराम से बन जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ अगर 50% आप चाहते हो कि फास्ट हो जाए तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे, बी कितना पर आता है, 2 पर, डी कितना पर आता है, 4 पर, जी कितना पर आता है, 7 पर, एल कितना पर आता है, 12 पर। यहाँ से देखा जाए तो इसमें कितना बढ़ा है, तो आपका जवाब होगा कि 2 बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है, 3 बढ़ा है। इसमें कितना बढ़ा है, 5 बढ़ा है। तो सभी में देखा जा रहा है तो निकट, दोनों संख्याओं के बीच निकटवर्ती जो अभाज्य संख्या है वो बढ़ रहे हैं। तो 2, 3, 5, तो अगला क्या बढ़नी चाहिए, इसमें 7 बढ़नी चाहिए। और 7 बढ़ने पर क्या आएगा, 19 आएगा। और 19 पर क्या आता है, कौन सी संख्या आता है, एस आता है। इसका मतलब ये एस ऑप्शन में है, तो ये बिल्कुल सही सटीक है। क्या मेरी बात को समझ रहे हो? समझ रहे होंगे। तो यहाँ तक रहने देते हैं दोस्त। और किसी भी भाई को अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर आपको मैं टेलीग्राम का QR दे देता हूँ। चलिए, ये सब क्वेश्चन है अभी रीजनिंग में ही आए, इन सबको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी और मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगा और आपके लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आप इतना देर भी बैठ चुके हो तो बहुत है। कहने का मतलब उस स्थिति से हाफ इनफ हो, तो इतना देर तक भी बैठना बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्त। क्योंकि हमें पता है अगर रील्स देखने बैठोगे तो कम से कम 2-3 घंटा में तो नहीं हो हिलोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ अच्छा चीज़ में टाइम लगा रहे हो या देख रहे हो तो वहाँ आपको थोड़ी सी नींद वंद आ सकती है, थोड़ी सी टॉयलेट वगैरह लग सकता है। और अगर एक बार टॉयलेट लग जाए और आप करने चल गए तो उसके बाद ध्यान कहाँ रहता है कि आपको कुछ करना भी है कि नहीं।
तो ये सब बातें तो होती रही। हाँ, तो आप लोगों को अगर PDF चाहिए तो आप इसको स्कैन करके टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर सारे PDF मिल जाएंगे। और इस वीडियो के बाद आपको सभी के सभी PDF मिल जाएंगे, 1 से लेकर 60 वीडियो तक। हालांकि मैंने 35 वीडियो का PDF डाल दिया है और बचा हुआ जो इधर 25 को का होगा इस वीडियो के बाद आपको डाल दूंगा, मतलब PDF। बात समझ रहे हो? तो और क्या बोलूं दोस्त, आप हमारी मेहनत को समझ ही सकते हो कि एक वीडियो बनाने में दोस्त बहुत मेहनत लगती है। आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगी कि इस एक वीडियो बनाने के पीछे कितने टाइम मेरा लगता है, क्योंकि मैं अकेला हूँ दोस्त और सारे काम हमें खुद ही करना पड़ता है। PDF कलेक्ट करना, क्वेश्चन कलेक्ट करना, PDF बनाना, फिर जाकर वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिट करना। बात समझ रहे हो? क्योंकि अभी हमारी उतनी चैनल की इनकम नहीं है कि जो मैं किसी को रख पाऊँ PDF बनाने के लिए, क्वेश्चन कलेक्ट करने के लिए। तो क्योंकि आप जानते हो दोस्त, पैसा है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। और इतना ज़रूर समझिए दोस्त कि YouTube पर अगर कोई कुछ कर रहा है तो कुछ तो मनसा रखती है, वो अपना कुछ तो मनसा रखता है कि नहीं, कि उससे बेनिफिट हो या। लेकिन जो आप सोचिएगा कि YouTube पर कोई भी निस्वार्थ होकर कुछ भी कर रहा है, नहीं दोस्त, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका स्वार्थ रहता है। चाहे भले ही मैं हूँ या कोई और है, भले ही है कि नहीं। हालांकि ये नहीं है कि सिर्फ उसी का स्वार्थ रहता है, आपको भी ज़रूरत पड़ेगी या किसी को ज़रूरत भी पड़ता है। तो ये वीडियो तो ज़रूरत लायक है, लेकिन उन वीडियो का क्या जिससे किसी को कुछ प्रॉफिट नहीं होता है, जिससे किसी को कुछ नहीं मिलता है, फिर भी मैं वहाँ देखता हूँ दोस्त कि लाखों सब्सक्राइबर, लाखों व्यूज, लाखों कमेंट, मतलब कितने होते हैं। जहाँ मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा अर्धनग्न फकीर के बारे में जानते होंगे, गांधी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी के ज़माने में अर्धनग्न फकीर है, जैसे कुछ लड़कियाँ छोटे छोटे कपड़े पहनकर आएंगे, थोड़ा बहुत जो है अपना कला तो कुछ रहता नहीं, अंग प्रदर्शन करेंगे और उस पर भर भर के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर होता है, जहाँ से किसी को कुछ मिलने वाला है नहीं। हालांकि जिसको मिलना चाहिए उसको मिल जाता है, लेकिन देखने वाले को कभी कुछ नहीं मिलता है। तो उस तरह में बहुत ज़्यादा उन लोगों को सपोर्ट मिलता है। लेकिन जब कोई अच्छा कुछ करता है तो उसके लिए पता नहीं, आप लोग में से ही कुछ लोग होंगे जिसके हाथें जो है लाइक पर नहीं जाती है, सब्सक्राइब पर नहीं जाती है। तो ये थोड़ी सी विडम्बना की बात है। तो बाकी बात आप तो खुद समझदार हो, इतना कुछ कर सकते हो। थोड़ा सा हमारी क्या कहते हैं हौसला बढ़ाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, एक अच्छी सी कमेंट वगैरह कर सकते हो। हालांकि मैं सभी का कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ, जो भी क्वेरी हो उसका रिप्लाई देने का कोशिश करता हूँ। तो आप एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। अगर जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट करके बताइएगा, जो भी प्रॉब्लम हो। अब जो भी प्रॉब्लम, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्त, जिसको मैं सॉल्व आउट कर सकूं, वैसा प्रॉब्लम तो आप बता सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।